So, hello friends and वेलकम बैक अगेन। तो इस वीडियो में हम कार्सिनोजेनिक एजेंट्स पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स क्या होते हैं जो हमारे नॉर्मल सेल्स में ऐसे म्यूटेशंस कराते हैं या एपिजेनेटिक चेंजेस कराते हैं जिसके कारण से कैंसर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, कार्सिनोजेनेसिस यानी क्या होता है? कैंसर का डेवलपमेंट। ठीक है, तो कार्सिनोजेनिक एजेंट्स क्या होंगे? वो एजेंट्स जो कार्सिनोजेनेसिस कराएंगे यानी कि कैंसर डेवलपमेंट कराएंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर इनिशिएशन क्या होता है? इनिशिएशन रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपोजर ऑफ सेल्स टू अ सफिशिएंट डोज में ऑफ अ कार्सिनोजेनिक एजेंट। इट कॉजेज परमानेंट डीएनए डैमेज। ठीक है, तो इनिशिएशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द नॉर्मल सेल्स आर एक्सपोज टू सफिशिएंट डोज ऑफ कार्सिनोजेनिक एजेंट। ऐसा एजेंट जो कार्सिनोजेनेसिस करा सकता है उसके सफिशिएंट डोज जो डोज चाहिए कार्सिनोजेनेसिस के लिए उससे एक्सपोजर नॉर्मल सेल्स का, उसको इनिशिएशन बोलते हैं। अभी प्रमोटर्स होते हैं कुछ। प्रमोटर्स क्या होते हैं? दे आर नॉट ट्यूमरिजेनिक देमसेल्स, यानी वे खुद ट्यूमर नहीं कराएंगे लेकिन दे लीड्स टू प्रोलिफरेशन एंड क्लोनल एक्सपेंशन, यानी वो प्रोलिफरेशन कराएंगे एंड क्लोनल एक्सपेंशन ऑफ इनिशिएटेड सेल्स। इनिशिएटेड सेल्स यानी कि जिनका एक्सपोजर हुआ है कार्सिनोजेनिक एजेंट से। ठीक है ना, उनका प्रोलिफरेशन और क्लोनल एक्सपेंशन कराएंगे। ये क्लोनल एक्सपेंशन मतलब यहाँ क्या होता है? ये हमने जैसे पढ़ा था मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल। तो अगर सिर्फ क्लोनल एक्सपेंशन लिखा यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? मोनोक्लोनल एक्सपेंशन की। ठीक है, तो दीज सब क्लोन्स सफ़र वेरियस एडिशनल म्यूटेशंस। तो ये जो एडिशनल म्यूटेशंस आएंगी ये बाकी के हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर एक्वायर करने में मदद करेंगी और धीरे धीरे ट्यूमर का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, देन ऑल इनिशिएटिंग केमिकल कार्सिनोजेंस आर हाईली रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कौन दे सकते हैं? न्यूक्लियोफिलिक, जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, तो उनके मेजर टारगेट क्या होते हैं सेल में? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ये सब होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन लविंग हैं, तो जो नेगेटिवली चार्ज वो होंगे उनके पास हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे डीएनए हम जानते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, ये सब जो हैं ये इसके फिर टारगेट बन जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल्स के। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स के। ठीक है, देन इन सम केसेस इनिशिएशन लीड्स टू सेल डेथ, यानी कि इनिशिएशन होते ही सेल डेथ हो जाता है ना? ट्यूमर डेवलपमेंट नहीं हो पाता और सेल डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनिशिएशन क्या है? वो एक क्या है कि म्यूटेशन लेके आ रहा है जेनेटिक लेवल पे किसी सेल के, जो कि आगे चल के कैंसर बन सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे म्यूटेशन आया, अब हमारा फिर उस म्यूटेशन के कारण ही सेल का डेथ हो गया, है ना? तो ट्यूमर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, सेल का डायरेक्ट डेथ हो गया। ठीक है, देन केमिकल कार्सिनोजेंस जो है हमारे, वो दो टाइप के होते हैं। क्या क्या? डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग। ठीक है, तो डायरेक्टली एक्टिंग क्या होंगे? जो कि डायरेक्टली जिस फॉर्म में कंज्यूम किए हैं उसी फॉर्म में वो कैंसर कॉज कराएंगे। और अगर इनडायरेक्टली एक्टिंग होंगे तो उनका मेटाबॉलिक कन्वर्जन होगा। मेटाबॉलिक कन्वर्जन यानी कि उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, या तो कोई ग्रुप जुड़ेगा या कोई एटम उसमें से हटेगा, तो उसके बाद फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट जो है वो केमिकल वो कार्सिनोजन की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, दो टाइप के हो गए हमारे, केमिकल कार्सिनोजन, डायरेक्ट एक्टिंग एंड इनडायरेक्ट एक्टिंग। कौन? केमिकल कार्सिनोजन। ठीक है, हमारे कार्सिनोजेंस एक्चुअली जो हैं वो दो तीन टाइप के होते हैं, केमिकल, फिर रेडिएशन, है ना, देन बायोलॉजिकल। तो अभी हम केमिकल वाले पढ़ रहे हैं, तो केमिकल वाले में दो आते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग और इनडायरेक्टली एक्टिंग। हमने देख लिया दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी डायरेक्टली एक्टिंग, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मेटाबॉलिक कन्वर्जन। ठीक है, देन दे आर यूजुअली वीक, देन इम्पॉर्टेंट कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स, कीमोथेरेपी में यूज होते हैं ये, और डायरेक्टली एक्टिंग कार्सिनोजेंस। ठीक है, देन डिक्रीज इंसिडेंस ऑफ ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा एंड ब्रेस्ट कैंसर बट इंड्यूस एएमएल। ठीक है, तो ये इसमें जो है रिस्क ऑफ इंसिडेंस, मतलब इसके एक्सपोजर के बाद ल्यूकेमिया, लिम्फोमा या ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है उसका रिस्क कम है, लेकिन एएमएल का रिस्क बढ़ा, मतलब एएमएल इंड्यूस कराता है वो, हालांकि उसका रिस्क कम है फिर भी वो एएमएल इंड्यूस करा सकता है। ठीक है, देन इनडायरेक्टली एक्टिंग पे आते हैं हम, इनडायरेक्टली एक्टिंग। ठीक है, तो इनडायरेक्टली एक्टिंग में होता क्या है?
इनडायरेक्टली एक्टिंग में होता क्या है, मेटाबॉलिक कन्वर्जन चाहिए रहता है, तो इससे अल्टीमेट कार्सिनोजन बनते हैं। अल्टीमेट कार्सिनोजन यानी क्या कि पहले मान लो जैसे जैसे कोई इनएक्टिव मटेरियल था, ठीक है, इनएक्टिव मटेरियल है ये, ठीक है, अब ये हमारा बॉडी के अंदर जा करके कन्वर्ट हो गया कुछ ऐसे मटेरियल में, इसमें ये ग्रुप जुड़ गया है, ठीक है, ये ग्रुप जुड़ने से ही एक्टिव हो गया और अभी काम कर पाएगा। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्टली एक्टिंग, और ये जो हमारा ना ये वाला ये फाइनल प्रोडक्ट ये हमारा होगा क्या, अल्टीमेट कार्सिनोजन, जो कि कार्सिनोजेनिक एजेंट की तरह काम कर पाएगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या क्या है, इसके एग्जांपल है पॉलीसिस्टिक हाइड्रोकार्बन्स विच आर प्रेजेंट इन फॉसिल फ्यूल्स एंड एनिमल फैट्स, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स में होंगे और एनिमल फैट्स में होंगे, ठीक है। देन बेंजो एंड पायरीन फ्रॉम द सिगरेट स्मोक, तो ये क्या कराते हैं, लंग कैंसर कराते हैं यूजुअली। हम जानते हैं सिगरेट स्मोक से मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है, लंग कैंसर होता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कार्सिनोजेनिक एजेंट, बेंजो अल्फा पायरीन रिंग, बेंजो एंड नहीं है, बेंजो अल्फा पायरीन, ठीक है, ये जो केमिकल है ये हमारा कार्सिनोजेनिक एजेंट है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, एरोमेटिक अमीन एंड एजोडाइज, तो ये एनिलीन डाई और रबर इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, तो ये भी कार्सिनोजेनिक। जब भी हम क्लिनिक्स में जाते हैं, जब हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, तो हम पूछते हैं उसका ऑक्यूपेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है ऑक्यूपेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट रहता है कि उसको कोई डिजीज़ हो रहा है क्या, है ना। जैसे कि मान लो कोई रबर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उसका एक्सपोजर है इससे एरोमेटिक अमीन्स और एजोडाइज से, तो क्या हो सकता है इसमें कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाता है, ठीक है। देन मोस्ट इनडायरेक्ट एक्टिंग, जो मोस्टली इनडायरेक्ट एक्टिंग केमिकल कार्सिनोजेंस हैं उनको मेटाबोलाइज कौन करता है, दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय साइटोक्रोम P450, ये एक एंजाइम है साइटोक्रोम P450, है ना, इसका साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट मोनोऑक्सीनेज, ये इसको जो है इसका मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहता है ज़्यादातर इनडायरेक्टली एक्टिंग केमिकल कार्सिनोजेंस के, ठीक है। तो अभी पॉलीमॉर्फिक होता है, पॉलीमॉर्फिक यानी क्या होता है कि अलग अलग इंसानों में अलग अलग टाइप का हो सकता है, यानी कि किसी किसी में ना क्या होता है कि ये ज़्यादा एक्टिव होता है, किसी किसी में कम एक्टिव होता है, तो उससे होता क्या है किसी कोई कोई ज़्यादा ससेप्टिबल होते हैं कैंसर के लिए, कोई कोई कम ससेप्टिबल होते हैं, ठीक है। देन म्यूटेशन अकर थ्रू आउट द जीनोम, सेल दैट बाय चांस सफर डैमेज टू ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर आर एट रिस्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि जो हमारा म्यूटेशन हो रहा है, म्यूटेशन पूरे जीनोम में हो रहा है एंड थ्रू आउट द जीनोम हो रहा है, लेकिन कुछ सेल्स में जो है ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में म्यूटेशन आ जाता है, तो क्या हो सकता है ऑन्कोजीन का गेन ऑफ फंक्शन हो सकता है और ट्यूमर सप्रेसर का लॉस ऑफ फंक्शन हो सकता है, तो इससे क्या होगा ट्यूमर का डेवलपमेंट हो सकता है। तो यानी ज़रूरी नहीं है कि कोई म्यूटेशन ट्यूमर डेवलपमेंट कराए ही, है ना, कभी कभी बाय चांस क्या हो सकता है ऑन्कोजीन्स का गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन और ट्यूमर सप्रेसर जीन का लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, ये जब होगा तभी हमारा रिस्क ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है नॉर्मल सेल का ट्यूमर सेल में, ठीक है। देन म्यूटेशन इज नॉट कम्प्लीटली रैंडम नहीं होता म्यूटेशन, जैसे म्यूटेशन और तो कहीं भी कुछ भी हो जाए वैसा नहीं होता। तो जो क्या होता है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्सिनोजेंस इंटरेक्ट प्रेफरेंशियली विथ पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस ही इंटरेक्ट करते हैं ये, ठीक है, पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस और बेसिस, ठीक है, एंड प्रोड्यूस म्यूटेशन एट हॉटस्पॉट्स यानी कि कोई मेजर स्पॉट्स में कोई ऐसा उन पे हॉट, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस या बेसिस से ही वो इंटरेक्ट करते हैं कार्सिनोजेंस, उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वो कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही इंटरेक्ट करें जा करके, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या है, जैसे एस्परजिलस में एफ्लाटॉक्सिन B1 बनता है, ठीक है। तो एस्पेरेगस क्या है, ये एक प्लांट स्पीशीज है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ये डाइटरी इनटेक रिलेटेड टू इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कराता है। अब देखो कोई एक टॉक्सिन जो है वो ऐसा अगर कुछ भी रैंडम म्यूटेशन होता तो कुछ भी कैंसर करा सकता था, लेकिन वो प्रेफर किसको कर रहा है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा ही क्यों हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर जगह पे ही जाकर के वो एक्ट कर रहा है, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर ऑर्गन के सेल्स में कोई पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस इफेक्ट हो रहा है ना, तो उससे जो है स्पेसिफिसिटी होती है काफ़ी सारे कार्सिनोजेंस की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा
तो ये मोस्टली कौन से कंट्री में देखा जाता है? अफ्रीका और फार ईस्ट में देखा जाता है, ठीक है। देन पर्टिकुलर म्यूटेशन, इसमें क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर म्यूटेशन, जैसे हमने कहा ना प्रेफरेंशियली कुछ डीएनए सीक्वेंस को ही म्यूटेट करते हैं, तो क्या होता है इसमें, ये एफ्लाटॉक्सिन B1 के केस में TP53 का जो है म्यूटेशन होता है, तो इससे G/C और T से सॉरी, तो G और C का पेयर बन रहा था हमारा, है ना, उसकी जगह T और A से रिप्लेस हो जाते हैं वो, ठीक है। तो T और A से इसका वो हो जाता है रिप्लेसमेंट, ठीक है, कोडॉन नंबर 249 पे। तो ये सेरीन बनाता है इंस्टेड ऑफ आर्जिनिन, जो आर्जिनिन नॉर्मली बनता है सेल के अंदर, उसके जगह सेरीन बनता है। अब कुछ नया चीज़ बन रहा है तो वो कुछ अफेक्ट करेगा, है ना। और बाकी जगह जैसे है, जैसे अफ्रीका और फार ईस्ट में जो है ये एफ्लाटॉक्सिन क्या कर रहा था, TP53 का म्यूटेशन करा के हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा करा रहा था। लेकिन अदर पार्ट्स जहाँ पर एफ्लाटॉक्सिन B1 नहीं पाया जाता, वहाँ पर जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है उसमें TP53 म्यूटेशन इतना कॉमन नहीं है, यानी कि एफ्लाटॉक्सिन क्या कर रहा है, वो TP53 पे टारगेट कर रहा है। यानी कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तो और भी जगह होता है, लेकिन जहाँ पर एफ्लाटॉक्सिन मिलता है वहाँ पर TP53 म्यूटेशन की इंसिडेंस हाई है, यानी कि TP53 का म्यूटेशन जो है वो एफ्लाटॉक्सिन से रिलेटेड है ना। यानी कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही जाकर के एक्ट कर रहा है एफ्लाटॉक्सिन, है ना। हम आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। स्मोकिंग केमिकल इंक्रीजेस 10x हायर रिस्क, 10x हायर चांसेस ऑफ लंग कैंसर, यानी कि 10 टाइम्स बढ़ा देता है चांसेस ऑफ लंग कैंसर। कौन? स्मोकिंग केमिकल्स, ठीक है, जो हमारे सिगरेट स्मोक में होते हैं ना, वो वाले केमिकल्स, ठीक है। देन other chemical carcinogens common in home or industry are vinyl chloride, arsenic, nickel, chromium, insecticide, fungicide, polychlorinated बाईफिनाइल, नाइट्रोसोमिन, ये सब, ठीक है। तो ये बहुत सारे केमिकल कार्सिनोजेन हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वन लिस्टेड है यहाँ पर। देन सेकेंड टाइप का कार्सिनोजन क्या आते हैं? कार्सिनोजेनिक एजेंट रेडिएशन। तो रेडिएशन किस टाइप की हो सकती है? वो आयनाइजिंग हो सकती है, नॉन आयनाइजिंग हो सकती है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, जैसे हमारा फर्स्ट है यूवी रेज, ठीक है। तो पहला यूवी रेज, यूवी रेज में क्या होता है, जो हमारा यूवी रेज से कौन से यूजुअली कार्सिनोमा देखे जाते हैं, तो है वो ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा और मेलेनोमा ऑफ स्किन। यानी ये यूजुअली स्किन और जो हमारा स्किन से रिलेटेड कार्सिनोमा उनको करा रहे हैं, तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा, मेलेनोमा ऑफ स्किन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ रिस्क जो है वो टाइप ऑफ यूवी, इंटेंसिटी ऑफ एक्सपोजर और स्किन पिगमेंटेशन पे डिपेंड करता है। यानी कि यूवी के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसके टाइप्स जो है वो डिवाइडेड टाइप्स में, कुछ अलग अलग टाइप्स में, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ एक्सपोजर यानी कितनी अमाउंट की लाइट कितनी देर के लिए कितनी देर के लिए किसी सेल से एक्सपोज, मतलब कोई एक सेल कितनी देर के लिए और कितनी अमाउंट ऑफ यूवी से एक्सपोजर था उसका, है ना। और स्किन पिगमेंटेशन, स्किन पिगमेंटेशन यानी जो मिलानिन रहता है हमारे स्किन में, वो प्रोटेक्ट करता है ये सारे यूवी रेज के कैंसर से, ठीक है। तो स्किन पिगमेंटेशन कैसा था, है ना। तो टाइप्स ऑफ यूवी क्या क्या हैं? यूवी ए, है ना, जिसका फ्रीक्वेंसी है 320 to 400 नैनोमीटर, सॉरी वेवलेंथ है ये 320 to 400 नैनोमीटर। देन यूवी बी विच हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 280 to 320 नैनोमीटर, एंड यूवी सी विच हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 200 to 280 नैनोमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यूवी बी ये रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए, यूवी बी जो है वो मेजर रिस्पॉन्सिबल है कैंसर के लिए, ठीक है। यूवी सी जो है वो ओजोन के कारण रुक जाती है, और यूवी ए कैंसर नहीं कराती। तो कौन सी कल्प्रेट है यहाँ पर? वो है यूवी बी, ठीक है। इसकी वेवलेंथ कितनी? 280 से 320 नैनोमीटर, ठीक है। देन यूवी बी क्या कराता है, ये पायरिमिडीन जो हमारे बेसेस होते हैं, है ना, तो उनकी पायरिमिडीन डाइमर्स को का डाइमर बना देते हैं इनको, ठीक है ना। पायरिमिडीन डाइमर्स फॉर्म इन डीएनए, तो डीएनए में जो रहते हैं वो पायरिमिडीन के डाइमर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इसमें क्या होता है फिर, प्रिवेंट्स प्रॉपर पेयरिंग ऑफ डाइमर विद बेसिस इन अपोजिट डीएनए। अब एक में तो डाइमर बन गया, अब तो दूसरे में क्या है, वो अच्छे से बेस पेयरिंग नहीं हो पाएगी, तो इससे क्या होता है, डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। अब इसको जो पायरिमिडीन बेसेस बने हैं हमारे यूवी के कारण, इसको ठीक कौन करता है? इसको नॉर्मली, जैसे ऐसा तो है नहीं कि हम धूप में निकाल रहे हैं सबको कैंसर हुआ है, क्या होता है नॉर्मली वो ठीक हो जाता है। तो ठीक कौन करता है उसको, कौन रिपेयर करता है? इट इज रिपेयर्ड बाय न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर पाथवे, ठीक है। इसके लिए जो है हमारा
कुछ फैक्टर्स लगते हैं, न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर फैक्टर्स। अभी हमने पिछले लास्ट वीडियो में देखा था कि न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर फैक्टर्स के नहीं होने से हमारे को जीरोडर्मा पिगमेंटोसम होता है ना। तो वही है यहाँ पर कि हमारे यूवी लाइट से जो है पायरिमिडीन डाइमर्स फॉर्मेशन हो रहा है डीएनए में, जिससे कि डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो इसको रिपेयर करेगा हमारा न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर पाथवे। और अगर इसमें जो फैक्टर्स चाहिए वो अगर नहीं होंगे, है ना, तो क्या होगा, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम इनको एक डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है। When capacity of nucleotide excision repair pathway overwhelmed, error prone non templated DNA repair mechanism operative और से कैंसर होता है। ठीक है। Then increased frequency of cancer in individuals with disorder xeroderma pigmentosum, जैसा हमने देखा था, मतलब अभी जैसा हमने बात किया, xeroderma pigmentosum जिसको है उसमें वो फैक्टर्स नहीं है, कौन से, तो ये वाले न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर फैक्टर्स, तो ये नहीं होंगे तो उसमें कैंसर का इंसिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है। देन हमारी आती है आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है। तो आयनाइजिंग में जो है दो टाइप की हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो सकती है, पार्टिकुलेट हो सकती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी एक्सरे, गामा रे, ये सब रेडियो वेव्स, ये सब जितनी आती हैं। पार्टिकुलेट में कौन सी आती है, तो अल्फा, बीटा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब आते हैं। ठीक है। तो सर्वाइवर्स फॉलोइंग एटम बम ड्रॉप इन हिरोशिमा एंड नागासाकी शोज इनिशियली इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ ल्यूकेमिया। लेटेंट पीरियड कितना है इसका, अप्रॉक्सीमेटली 7 ईयर्स का। देन इंक्रीज्ड इंसिडेंस ऑफ सॉलिड ट्यूमर, यानी कि देखो जैसे बॉम्ब ड्रॉप हुआ उसके करीब करीब 7 साल बाद जो है ल्यूकेमिया का इंसिडेंस बहुत बढ़ गया। देन उसके बाद क्या हुआ, सॉलिड ट्यूमर का इंसिडेंस बढ़ गया। देन अभी किसका इंसिडेंस है ज़्यादा है वहाँ पर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग, थायराइड, कोलॉन, ये सब कैंसर्स का। ठीक है। यानी कि अलग अलग कैंसर का जो है अलग अलग लेटेंट पीरियड है ना, अलग अलग टाइप मतलब उसमें जो रेडिएशंस निकलेंगे ना वो काफ़ी सारे पॉपुलेशन को अफेक्ट कर देती है। और अभी जो नई जनरेशन्स आ रही हैं वो भी उस डिफेक्ट को लेके इनहेरिट कर, मतलब उस डिफेक्ट को इनहेरिट कर रही हैं। तो इसलिए अभी भी इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स हैं वहाँ पर। ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंस है वहाँ पर। तो चिल्ड्रंस में जैसे हम सीटी स्कैन करते हैं तो यूजुअली चिल्ड्रंस में हम अवॉइड करते हैं सीटी स्कैन करना, क्योंकि अगर 2 से 3 बार सीटी स्कैन कर लिया हमने किसी बच्चे का, है ना, 2 से 3 बार अगर हमने सीटी स्कैन किया तो उससे 3 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है ल्यूकेमिया का। ल्यूकेमिया का रिस्क 3 टाइम्स बढ़ता है 2 से 3 बार अगर सीटी स्कैन हो जाता है किसी बच्चों में। ठीक है। और अगर 10 बार सीटी स्कैन हो गया तो 3 टाइम्स इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेन ट्यूमर होने का चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। ठीक है। देन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या कराते हैं, जैसे हमने देखा था नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कौन सी थी, यूवी थी। तो यूवी क्या करा रही थी, पायरिमिडीन बेस डाइमर्स का फॉर्मेशन कराई थी। ठीक है। तो आयनाइजिंग रेडिएशन क्या कराएगी, क्रोमोसोम ब्रेकेज कराएगी, ट्रांसलोकेशन एंड लेस फ्रीक्वेंटली पॉइंट म्यूटेशन, यानी ये 3 चीज करा सकती है। क्या क्या करा सकती है, तो क्रोमोसोमल ब्रेकेज करा सकते हैं, क्रोमोसोमल ब्रेकेज, ट्रांसलोकेशन हो सकता है या फिर पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है। पॉइंट म्यूटेशन इतना फ्रीक्वेंटली नहीं होता है लेकिन वो भी हो सकता है। ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हुई, क्रोमोसोमल ब्रेकेज, ट्रांसलोकेशन, पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है। देन टिश्यू वल्नरेबिलिटी हायरार्की। तो हायरार्की क्या है, माइलॉइड ल्यूकेमिया सबसे ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं किससे, आयनाइजिंग रेडिएशन से। देन थायराइड इन यंग एंड ब्रेस्ट लंग सलाइवरी इन इंटरमीडिएट। ठीक है। देन सबसे लीस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी होती है, स्किन बोन और जीआईटी की। स्किन की सबसे ज़्यादा कैंसर का इंसिडेंस किस में आता है, तो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में आता है, ये यूवी रेज से। ठीक है। क्या क्या, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा और मेलेनोमा ऑफ स्किन। ठीक है। देन हमारा आता है नेक्स्ट माइक्रोबायल कार्सिनोजेनेसिस। तो इसमें क्या होता है, कुछ वायरसेस, कुछ बैक्टीरिया, है ना, ऐसे कुछ मतलब बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं वो कार्सिनोजेनेसिस कराएंगे। ठीक है। तो माइक्रोबायल कार्सिनोजेनेसिस। ठीक है। तो वायरसेस ट्रिगर सेल प्रोलिफरेशन विच इज इनिशियली पॉलीक्लोनल। देखो पॉलीक्लोनल से भी ना क्या हो सकता है, कैंसर डेवलपमेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो जैसे पॉलीक्लोनल है, बहुत सारा प्रोलिफरेशन हो रहा है, हर सेल डिवीजन के बाद कुछ ना कुछ म्यूटेशन आ रही है। अब हो सकता है किसी में ऐसी म्यूटेशन आ जाए, हाँ, जो कि रिपेयर ना हो पाए और ट्यूमर डेवलपमेंट को प्रमोट करे। तो फिर क्या होगा, वैसी म्यूटेशन वाले सेल फिर मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन चालू कर देंगे और फिर वो मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन होते होते ट्यूमर डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो वायरस क्या करते हैं, सेल प्रोलिफरेशन को ट्रिगर करते हैं, जो कि पहले तो पॉलीक्लोनल रहती है लेकिन हो सकता है उसमें कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाए, ऐसा कोई म्यूटेशन आ जाए जिससे विथ टाइम एक्वायरिंग ड्राइवर म्यूटेशन विच लीड्स टू मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन। ठीक है। तभी हमारा माइक्रोबायल कार्सिनोजेनेसिस के अंदर पहला पॉइंट आता है ऑन्कोजेनिक आरएनए वायरसेस। आरएनए वायरसेस जो कि ऑन्कोजेनिक है, यानी कि कैंसर कॉजिंग है। ठीक है। तो पहला हमारा इसमें HTLV1। HTLV1 बहुत इंपॉर्टेंट वायरस है न्यूप्लेजिया में, ये काफ़ी सारे कैंसर्स कराता है HTLV1। ठीक है। HTLV1 का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस टाइप 1। ठीक है। तो ये ल्यूकेमिया कराएगा। ठीक है।
तो कौन सा टाइप का ल्यूकेमिया कराता है ये? इट कॉजेज अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। ल्यूकेमिया और लिम्फोमा में क्या फ़र्क होता है? ल्यूकेमिया जो है उसमें ब्लड इन्वॉल्व रहता है और लिम्फोमा में कोई भी टिश्यू इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, तो ऑर्गन इन्वॉल्व रहता है। मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है? तो लिम्फ नोड होती हैं, ठीक है। और ठीक है, तो अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया और लिम्फोमा। ल्यूकेमिया या लिम्फोमा किसका कैंसर है? ये हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स का, जैसे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सबका, है ना। तो इसमें अगर ये ब्लड में पिक्चर दिखेगा, ब्लड पिक्चर रहेगा, ब्लड इन्वॉल्व रहेगा, पेरिफेरल ब्लड में आएंगे इसके सेल्स बढ़े हुए काफ़ी ज़्यादा, तो इसको ल्यूकेमिया बोलेंगे, है ना। और अगर इसमें टिश्यू इन्वॉल्व रहेगा, लिम्फ नोड्स, जैसे कि मोस्ट कॉमनली लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व रहती हैं, या फिर स्प्लीन हो सकता है हमारा, है ना, ऐसे सब जो ऑर्गन्स हैं वो अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो उसको हम लिम्फोमा बोलते हैं, ठीक है। तो अडल्ट टी सेल ल्यूकेमिया या लिम्फोमा कराता है ये कौन? HTLV-1, है ना। तो ये एंडेमिक है कहाँ कहाँ पर? जापान, कैरेबियन बेसिन और साउथ अमेरिका और अफ्रीका, ठीक है। तो एंडेमिक है, ठीक है। देन स्पोराडिक कहीं भी हो सकता है वर्ल्ड में, लेकिन उसकी जो है इंसिडेंस बहुत कम है, ठीक है। ट्रांसमिटेड वाया सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्रेस्ट फीडिंग। तो ये कैसे ट्रांसमिट हो रहा है? इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? तो कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। देन ल्यूकेमिया डेवलप ओनली इन 3 to 5% ऑफ इन्फेक्टेड पीपल आफ्टर लेटेंट पीरियड ऑफ 40 to 60 ईयर्स। इसका लेटेंट पीरियड कितना है? 40 to 60 ईयर्स है। और ये सिर्फ बहुत कम पॉपुलेशन, जो मतलब जैसे मान लो कोई एक पर्सन है जो कि HTLV-1 से इन्फेक्ट हो गया, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है कि ल्यूकेमिया वो कॉज करे। सिर्फ 3 to 5% पीपल जो कि इन्फेक्टेड हैं, जैसे अगर मान लो 100 पीपल इन्फेक्टेड हुए, तो उसमें से सिर्फ 3 से 5 लोग को ही ये ल्यूकेमिया कराएगा। उसमें भी लेटेंट पीरियड, यानी कि इन्फेक्शन से कितने दिन बाद ये ल्यूकेमिया कराएगा, तो 40 से 60 साल, 40 to 60 ईयर्स, है ना, क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड, है ना। देन इट हैज़ नो ऑन्कोजीन। ऐसा नहीं कि कोई ऑन्कोजीन ला करके इंट्रोड्यूस करा दे रहा सेल में जिससे हमारा कैंसर डेवलपमेंट हो रहा है। इट हैज़ नो ऑन्कोजीन। साइट ऑफ वायरल इंटीग्रेशन इन होस्ट क्रोमोसोम इज रैंडम। कहीं भी रैंडमली क्रोमोसोम में ये इंटीग्रेट हो जाता है, बट इन ए गिवन कैंसर इंटीग्रेशन इज आइडेंटिकल विद इन ऑल सेल्स। अगर लेकिन कोई एक पर्टिकुलर कैंसर करा रहा है, तो उसमें कोई एक सिमिलर सी ही जगह पर वो जा करके इंटीग्रेट होता है, आइडेंटिकल होती है, ठीक है, सारे सेल्स में। तो HTLV-1 वॉज, देखो जैसे क्या हुआ, मान लो HTLV-1 कोई एक कैंसर है, ठीक है, उसमें कैंसर में बहुत सारे ट्यूमर में सेल्स हैं, ठीक है। अब उन सेल्स में जो है, मान के चलो कि एक एक सेल का तुमने DNA सीक्वेंसिंग कराया देखने के लिए कि HTLV-1 कहाँ पर इंटीग्रेटेड है, तो क्या पाया जाता है कि वो आइडेंटिकल साइट पे इंटीग्रेटेड है। आइडेंटिकल साइट पे इंटीग्रेटेड है, यानी क्या होगा कि जब फर्स्ट ट्यूमर सेल, मतलब जिसमें कुछ म्यूटेशन आया और फिर मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन चालू हुआ, तो उस समय पर वो इंटीग्रेट हुआ था। यानी देखो, अगर बीच में इंटीग्रेट हुआ रहता, जैसे ट्यूमर डेवलपमेंट हो रहा है, सेल ए है, सेल ए से बी और सी बने, उससे आगे बनते जा रहे हैं। अगर मान लो जैसे बी से एक्स और वाई बन रहे हैं, तो बी से एक्स और वाई बनने के बीच में अगर HTLV-1 इन्फेक्ट करता, तो सिर्फ एक्स और वाई में प्रेजेंट होता, ABC में प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन वो सारे सेल्स में आइडेंटिकल पोजीशन पे मिल रहा है, आइडेंटिकल पोजीशन पे मिल रहा है, यानी कि एक बार उसने इन्फेक्ट किया, उसके बाद फिर मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन हो रहा है उसका, है ना। यानी कि HTLV-1 वाज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जब ट्रांसफॉर्म हुआ नॉर्मल सेल ट्यूमर सेल में। तो ये क्या हो गया? तो इससे हमको क्या पता चलता है कि इसका रोल था कार्सिनोजेनेसिस में, ट्यूमर फॉर्मेशन में, ठीक है। देन HTLV-1 जीनोम कंटेन्स क्या क्या रहता है उसमें? कुछ रिपीट रीजन्स रहते हैं, काफ़ी सारे रिपीट रीजन्स रहते हैं। जैसे उसका जो जीनोम है ना, उसमें कुछ सीक्वेंस ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो रिपीट होता है, जैसे कि GAG, POL, ENV, ये कुछ नाम है सीक्वेंसेस के, है ना। लेकिन सारे रेट्रोवायरस में होते हैं। तो इसमें स्पेशल क्या होता है? TAX और HBZ, टैक्स और HBZ, ठीक है। तो TAX क्या कराता है? ये वायरल रेप्लिकेशन कराता है, स्टिमुलेट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वायरल RNA। तो जो ये वायरस का RNA है, इसका ट्रांसक्रिप्शन इंड्यूस कराता है ना, उसका स्टिमुलेट कराता है, सॉरी। और ये HBZ जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है, ठीक है। तो दो इसके पास स्पेशल सीक्वेंसेस हो गए, एक टैक्स और एक HBZ। टैक्स क्या कराएगा? वायरल रेप्लिकेशन कराएगा, और HBZ क्या कराएगा? उसके लिए ट्रांसक्रिप्शन, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, तो उसमें वो मदद करेगा। तो टैक्स एंड HBZ alter transcription and host genes, alter transcription of host genes, then and interact with certain host cell signaling protein
विच लीड्स टू एक्विजिशन ऑफ हॉलमार्क्स ऑफ कैंसर। ठीक है, देन हमारा सेकेंड क्या आता है, ये बायोलॉजिक माइक्रोबायल कार्सिनोजेंस में कार्सिनोजेनिक डीएनए वायरस। अभी हमने आरएनए वायरस देखा है ना, क्या था वो, HTLV1। अभी हम देखते हैं डीएनए वायरस। ठीक है, डीएनए वायरस 5 हो सकते हैं। ठीक है, HPV 5, ये 5 डीएनए वायरस होते हैं टोटल। इसमें से कौन से इन्फेक्ट करते हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो ये सिर्फ पांच ही वायरस होते हैं जिसमें डीएनए हमारा एज जेनेटिक मटेरियल होता है। तो उसमें से जो HPV है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये हमको वो कराएगा, क्या, कैंसर कॉज कराएगा। ठीक है, और दूसरा है हमारा EBV, एप्स्टीन बार वायरस। ठीक है, बस इतने ही होते हैं। ठीक है, देन तीसरा हो सकता है हमारा HCV, HBV, ये होता है हेपेटाइटिस वायरस। ठीक है, तो ये 3 डीएनए वायरसेस जो हैं ये हमारे को ट्यूमर फॉर्मेशन कराएंगे। ठीक है, 5 में से 3 करा रहे हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये HTLV1, ठीक है, और हमारा ये एप्स्टीन बार वायरस, इनको या इनके ऊपर और हेपेटाइटिस, ये 3-4 वायरसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखते हैं HPV का फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये 70 जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स के HPV होते हैं। हम माइक्रो में अच्छे से पढ़ेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, अब HPV में जो है ना, टाइप 1, 2, 4 और 7 ये क्या कराते हैं, बेनाइन स्क्वामस पेपिलोमा कराते हैं, यानी कि वार्ड्स। ठीक है, तो ये बेनाइन होता है, ये कैंसरस नहीं है। देन 16 और 18 ये क्या कराते हैं, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स कॉन्जेनाइटल रीजन एंड हेड एंड नेक। ठीक है, देन कुछ लो रिस्क होते हैं 6 एंड 11 जो जेनाइटल वार्ड्स करेंगे, ये लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है। हाई रिस्क कौन सा होगा, 16 और 18। ठीक है, 16 और 18 हाई रिस्क हो गए, है ना। 1, 2, 4, 7 ये हमारे बेनाइन ये वार्ड्स कराएंगे, और 6 एंड 11 जेनाइटल वार्ड्स कराएंगे। ठीक है, तो बेनाइन फॉर्म क्या है, एपिसोमल मैलिग्नेंट कैंसर इंटीग्रेटेड इन होस्ट जीनोम, यानी कि बेनाइन फॉर्म जो है वो जीनोम में नहीं जा रहा है। ठीक है, और मैलिग्नेंट कैंसर जो है वो इंटीग्रेट होता है होस्ट के जीनोम में। तो इंटीग्रेशन ऑलवेज अकर इन फैशन दैट इंटरप्ट डीएनए विद इन E1 और E2 एंड ओपन रीडिंग फॉर्म। ठीक है, तो लॉस ऑफ E2 वायरल रिप्रेसर होता है इससे, विच लीड्स टू इंक्रीज इन E6 एंड E7 प्रोटीन। तो अभी जैसे हमने पहले पढ़ रखा है, हमने जब पढ़ रहे थे हम, तब मैंने बताया था कि जब हम ट्यूमर सप्रेसर जीन पढ़ रहे थे कि E6 और E7 का कहाँ रोल आता है। तो E6 प्रोटीन क्या करता है, इट डिग्रेड्स P53 क्या था, गार्जियन ऑफ द जीनोम। इसमें क्या होगा, तुम्हारा स्टिमुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ टीलोमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का इससे एक्सप्रेशन बढ़ जाएगा, और P53 को भी ये डिग्रेड कर देगा। तो ये 2 फंक्शन कर रहा है, एक तो क्या कर रहा है, टीलोमरेज का उसका एक्सप्रेशन को स्टिमुलेट कर दे रहा है, यानी कि इसके पास एक हॉलमार्क आ गया, क्या, कि इसमें तुम्हारा टीलोमियर जो है उसकी शॉर्टनिंग नहीं हो पाएगी, है ना, यानी कि सेनेसेंस नहीं आ पाएगी। ठीक है, और डिग्रेड P53, तो P53 का बहुत सारा काम था, एपोप्टोसिस, सेनेसेंस और सेल साइकिल का अगर कोई उसमें डिफेक्ट आ रहा है तो उसको अरेस्ट। तो ये सारे फंक्शन जो है सेल लूज कर जाएगा, और फिर ये कंट्रीब्यूट करेंगे ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, देन E7 प्रोटीन क्या करता है, इट बाइंड्स टू RB एंड रिलीज E2F। ठीक है, तो जो RB जीन कैसे करता था, हमारा ट्रांसक्रिप्शन मतलब सेल डिवीजन को इनहिबिट कैसे करता था, तो एनक्रिप्शन जो ये इलोंगेशन फैक्टर E2F जो था, इसको वो बाइंड करके रखता था RB जीन। अब E7 प्रोटीन क्या करता है, वो जाके RB से बाइंड कर जाता है, तो E2F फ्री हो जाता है और सेल साइकिल प्रोसीड कर पाता है। और इट ऑल्सो इनहिबिट्स CD के इनहिबिटर जो थे P21 और P27, उसको भी जाके इनहिबिट कर देता है। ये भी 2 काम कर रहा है, एक तो RB जीन का फंक्शन खत्म कर दिया, RB जीन को सप्रेस कर दिया, यानी RB जीन होने के बाद भी वो फंक्शन नहीं कर पा रहा, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ RB जीन हो रहा है यहाँ पर। और CD के इनहिबिटर्स को भी जो है वो इनहिबिट कर दिया, CD के इनहिबिटर्स को इनहिबिट कर दिया, यानी कि जो हमारा सेल साइकिल को इनहिबिट करते हैं, है ना, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो सेल साइकिल को बढ़ाते हैं, उसके इनहिबिटर्स, यानी कि जो सेल साइकिल को इनहिबिट करते हैं उनको उसने इनहिबिट कर दिया, यानी सेल साइकिल हमारी कंटिन्यू हो पाएगी। ठीक है, तो इन्फेक्शन विद HPV यानी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज नॉट सफिशिएंट फॉर कार्सिनोजेनेसिस,
It works with other environmental factors, co-transfection with mutated RAS RAS जीन हमने पढ़ रखा है, जिससे कि कार्सिनोजेनेसिस होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, DNA वायरस, वो आता है एप्स्टीन बार वायरस। तो ये फर्स्ट वायरस टू बी लिंक्ड टू ह्यूमन ट्यूमर, जो पहला वायरस जो कि ह्यूमन ट्यूमर फॉर्मेशन से हमने जोड़ के पढ़ा था, हमको पता चला था, वो था यही एप्स्टीन बार वायरस। तो ये क्या कराता है, बर्किट्स लिम्फोमा कराता है, ठीक है। तो क्या होता है, इट कैन कॉज लिम्फोमा, सेवरल कार्सिनोमा एंड रियरली सार्कोमा। मोस्ट कॉमन क्या होता है, लिम्फोमा, और बर्किट्स लिम्फोमा जो है बी सेल डिराइव्ड होता है ना। तो ये बी सेल डिराइव्ड लिम्फोमा कराता है, या फिर नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा करा सकता है। तो एप्स्टीन बार वायरस हैज सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स, इसके पास कुछ सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं दैट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री रिसेप्टर CD21। तो ये क्या कर रहा है, हम देखते हैं। EBV वायरस है सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर CD21 से अटैच हो रहे हैं। अब वायरस अटैच टू बी सेल्स एंड इन्फेक्ट देम। तो जो ये CD21 है, ये एक बी सेल हमारा बी सेल मार्कर है, तो उसका जो रिसेप्टर है उससे जाके अटैच होंगे, यानी कि हमारे बी सेल्स में अटैच होंगे। कौन सा वायरस के, एप्स्टीन बार वायरस के, ठीक है। तो इट अकर्स इन टॉन्सिल आफ्टर एक्सपोजर ऑफ वायरस इन सलाइवा, है ना। तो इन्फेक्ट करने के बाद क्या होगा, लेटेंट, दैट इज नो रेप्लिकेशन नहीं होगी, एंड सेल्स आर नॉट किल्ड। तो ये सेल को किल नहीं करते, सेल किल नहीं होते हैं, सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो EBV प्रोटीन एक्सप्रेस इन बी सेल, लेकिन वो जाके इंटीग्रेट हो जाता है बी सेल के अंदर, ठीक है। तो वो बी सेल को इमोर्टल बना देता है, इमोर्टल बन गए यानी कि वो कभी ख़त्म नहीं हो पाएंगे। तो ये जो है फिर ट्यूमर कॉज कराता है। EBV जीन, इसमें क्या होता है, LMP1 होता है, लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1, है ना, विच लीड्स टू बी सेल लिम्फोमा इन माइस। हमने जब माइस में डाल के देखा EBV जीन को, तो इसमें एक फैक्टर है LMP1, जिसका फुल फॉर्म है लेटेंट मेम्ब्रेन प्रोटीन 1। तो ये बी सेल लिम्फोमा कराता है माइस में, ठीक है। इट एक्ट्स बाय कंस्टिट्यूटिवली एक्टिव CD40 रिसेप्टर, ठीक है। तो CD40 क्या था, CD40 इज अ की रिसिपिएंट ऑफ टी सेल एंड सिग्नल्स बी सेल ग्रोथ। क्या होता है, जब हमारा टी सेल रिसेप्टर के थ्रू कोई फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है, तो हेल्पर टी सेल्स क्या करते हैं, बी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। तो उसके लिए क्या है, CD40 रिसेप्टर होते हैं इसके ऊपर, बी सेल के ऊपर। तो वो बी सेल के CD40 रिसेप्टर पे जब टी सेल जब सिग्नल करेगा उससे बाइंड करके, तब जो है बी सेल एक्टिवेट होगा। तो CD40 का को कंस्टिट्यूटिवली एक्टिव कर देते हैं, यानी बी सेल हमेशा एक्टिव रहेगा बिना कोई सिग्नल के, टी सेल के द्वारा कोई सिग्नल नहीं आएगा, फिर भी हमारा जो है ये बी सेल एक्टिवेट होगा। देन इट ऑल्सो एक्टिवेट्स न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा एंड जैक्सटेट पाथवे। तो ये क्या करते हैं, ये सर्वाइवल बढ़ा देते हैं बी सेल का, है ना, सर्वाइवल बढ़ा देते हैं, सर्वाइवल को प्रमोट करते हैं। दे प्रमोट बी सेल सर्वाइवल एंड प्रोलिफरेशन, किसके कारण, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा और जैक्सटेट पाथवे के कारण, ठीक है। देन दे प्रिवेंट एपोप्टोसिस बाय एक्टिवेटिंग BCL2, है ना। ये BCL2 जो था वो एंटी एपोप्टोटिक जीन है, इसके एक्टिवेशन से एपोप्टोसिस को भी इनहिबिट कर देती है, यानी कि वो इमोर्टल बना रहा है बी सेल को। कैसे बना रहा है, तो पहले तो एक्टिवेट करा दिया वो टी सेल से, ठीक है। उसके बाद जो उसका सर्वाइवल था वो बढ़ा दिया किससे, न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा और जैक्सटेट पाथवे को स्टिमुलेट करके, उसको एक्टिवेट करके। देन एपोप्टोसिस हो सकती थी, तो एपोप्टोसिस को भी इनिबिट करा दिया BCL2 को एक्टिवेट करके, ठीक है। अब EBV जीन जो है वो EBNA2, ये वाले जीन को का जो प्रोटीन है दैट मिमिक्स द कंस्टिट्यूटिवली एक्टिव नॉच रिसेप्टर, इससे क्या बनता है, EBV जीन से बनता है EBNA2 प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है विच मिमिक्स द कंस्टिट्यूटिवली एक्टिव नॉच रिसेप्टर, है ना। देन EBNA2 क्या करता है, और एक्टिवेट साइक्लिन डी एंड SRC फैमिली ऑफ प्रोटोन्कोजीन्स, यानी कुछ ऑन्कोजीन्स को जो है एक्टिवेट कर रहा है, और साइक्लिन डी को भी एक्टिवेट कर रहा है, सेल साइकिल आगे बढ़ेगी। EBV जीन और क्या करता है, एनकोड होमोलोग ऑफ इंटरल्यूकिन 10 फ्रॉम होस्ट जीनोम। तो ये सप्रेस कर देता है टी सेल और मैक्रोफेजेस को, ये इम्यूनिटी को भी सप्रेस कर रहा है, यानी कि बहुत सारे हॉलमार्क्स का एक्विजिशन में हेल्प कर रहा है कौन, EBV का जीन, ठीक है। देन क्या है हमारा, EBV प्रोड्यूस protein is highly immunogenic, cytotoxic T cell control. If defective T cell immunity, rapidly progressive and fatal lymphoma। यानी कि क्या है, EBV जीन से जो प्रोटीन बन रहा है
वो इम्यूनोजेनिक है, हाईली इम्यूनोजेनिक है, यानी उसके अगेंस्ट तुरंत जो है हमारे टी सेल जो है इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा उससे और वो ख़त्म होंगे उससे। लेकिन अगर मान लो डिफेक्टिव टी सेल इम्यूनिटी हुई तो ये रैपिडली प्रोग्रेस करेगा और फेटल लिम्फोमा को कॉज कराएगा। ठीक है, अभी क्या कराता है यूजुअली, मतलब मोस्ट कॉमनली इससे कौन सा कैंसर एसोसिएटेड है, तो वह है बर्किट्स लिम्फोमा विच इज़ एंडेमिक टू अफ्रीका एंड न्यू गिनिया। ये कौन सी साइट्स में है, जो जहाँ पर ईबीवी एंडेमिक है। ठीक है, तो all affected patients have elevated antibody titers against viral capsid antigen। यानी कि ये क्या दिखाता है कि सारे ही जो अफेक्टेड पेशेंट्स हैं उसमें ये ईबीवी जो जीन ईबीवी के अगेंस्ट, मतलब ईबीवी उनमें प्रेजेंट है। ओनली ईबीवी इन्फेक्शन इज नॉट सफिशिएंट, सिर्फ ईबीवी इन्फेक्शन सफिशिएंट नहीं है, ईबीवी इज नॉट एंडेमिक एंड ओनली 15 to 20% Burkitt's lymphoma patients affected with EBV outside endemic region। यानी कि जहाँ पर EBV एंडेमिक नहीं है वहाँ पर ही बर्किट्स लिम्फोमा का, तो सिर्फ EBV ही फैक्टर नहीं जो बर्किट्स लिम्फोमा करा रहा है। बर्किट्स लिम्फोमा सेल डू नॉट एक्सप्रेस LMP1 एंड EBNA2। LMP1 जो जहाँ पर एंडेमिक नहीं है ना, वहाँ पर जो है LMP1 और EBNA2 को नहीं एक्सप्रेस करता। और LMP1 और EBNA2 क्या है, ये हमारे EBNA2 जो है वो EBV हमारा एप्स्टीन बार वायरस का जो जीन था वो EBNA2 प्रोटीन बना रहा था और LMP1 उसके ऊपर एक फैक्टर था, है ना। देन कॉन्कोमिटेंट इन्फेक्शन लाइक मलेरिया इम्पेयर्स होस्ट इम्यूनिटी एंड हेल्प्स इन कैंसर डेवलपमेंट। जैसे कुछ इन्फेक्शन हो जाए जिससे कि होस्ट की इम्यूनिटी कम हो जाए, जैसे हमने देखा था पहले, तो उससे EBV का इन्फेक्शन भी अगर साथ में होता है तब फिर वो कैंसर करा सकता है। तो EBV का इन्फेक्शन इज नॉट डायरेक्टली ऑन्कोजेनिक, ये डायरेक्टली ऑन्कोजेनिक नहीं है ना, इट्स इज नॉट डायरेक्टली ऑन्कोजेनिक, but by acting as polyclonal B cell mitogen, it sets the stage for acquisition of 814 translocation। 814 translocation से जो है हमारा बर्किट्स लिम्फोमा होता है एंड अदर म्यूटेशंस अल्टीमेटली प्रोड्यूसिंग फुल ब्लोन कैंसर। यानी कि अकेला काफ़ी नहीं है, लेकिन इसको क्या चाहिए कि इम्यूनिटी कम हो जाए और फिर अगर EBV का इन्फेक्शन होता है तो वो जो है हमारा कैंसर करा सकता है, बर्किट्स लिम्फोमा करा सकता है। देन नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा भी करा सकता है। एंडेमिक कहाँ है नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा, सदर्न चाइना and parts of Africa। ठीक है, then unlike Burkitt's lymphoma, all patients contain EBV and antibody titer to viral capsid antigen uniformly elevated। यानी कि जैसे बर्किट्स लिम्फोमा में यूनिफॉर्मली एलिवेटेड नहीं था वायरल कैप्सिड के अगेंस्ट एंटीजन, और सभी में EBV नहीं था, यहाँ पर सभी में EBV मिलता है और वायरल कैप्सिड एंटीजन के लिए एंटीबॉडी टाइटर्स भी सभी में एलिवेटेड मिलते हैं। तो अनलाइक बर्किट्स लिम्फोमा LMP1 इज एक्सप्रेस्ड हियर, है ना। यानी कि इसमें क्या बता रहा है, इससे यही साबित हो रहा है कि EBV एक मेजर फैक्टर है क्या कराने के लिए, नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा कराने के लिए, क्योंकि उसमें LMP1 भी मिल रहा है सारे इसमें नेजोफेरिंजियल कार्सिनोमा के पेशेंट्स। और LMP1 कौन किसका फैक्टर है, किसका प्रोटीन है, ये EBV जीन से बनता है ना। तो EBV जो है जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ वायरल जीनोम इज आइडेंटिकल विद इन इंडिविजुअल ट्यूमर। यानी एक ट्यूमर के अंदर जितने भी सेल्स होंगे उसमें वायरल जीनोम जो है वो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल यानी कि उसका इन्फेक्शन हुआ फिर उसके बाद मोनोक्लोनल प्रोलिफरेशन चालू हुआ। तो ये क्या दिखा रहा है हमारा, EBV इन्फेक्शन वॉज बिफोर ट्यूमर डेवलपमेंट, यानी EBV का इन्फेक्शन के बाद ट्यूमर डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट वायरस क्या आता है, तो हेपेटाइटिस C एंड B वायरस। तो 70 to 85% हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कराता है एसोसिएटेड विथ HBV। 70 to 85% जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होते हैं वो HBV और HCV से एसोसिएटेड होते हैं, यानी हेपेटाइटिस B वायरस एंड हेपेटाइटिस C वायरस। ठीक है, देन HBV एंडेमिक टू फार ईस्ट एंड अफ्रीका। Oncogenic effects of HBV and HCV is multifactorial. Dominant effect is immunologically mediated chronic inflammation and hepatocyte death, which leads to proliferation during regeneration and over time genomic damage। यानी कि क्या होता है ना कि इसमें इम्यूनोलॉजिकली मीडिएटेड जो है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन और हेपेटोसाइट डेथ होता है, यानी कि लिवर में जो है हमारा क्या करा रहा है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, यानी कि लिवर का कैंसर करा रहा है। तो लिवर में जो है वो इम्यूनोलॉजिक रिएक्शन कॉज कराता है जिससे कि वहाँ पर सेल डेथ होती है। अब सेल डेथ होती है, अब लिवर क्या करता है, लिवर के पास एबिलिटी रहती है नए सेल को बनाने की, है ना। तो वहाँ पर नए सेल का प्रोलिफरेशन होता है
और जैसे हमने देखा था कि पॉलीक्लोनल प्रोलिफरेशन में ऐसा कुछ म्यूटेशन आ सकता है जिसके कारण मोनोक्लोनल होने लगे और ट्यूमर डेवलपमेंट हो जाए, तो वो यहाँ पर वैसे ही काम करता है. देन सम ग्रोथ फैक्टर कीमोकाइन एंड साइटोकाइन रिलीज बाय इम्यून सेल्स प्रमोट इट्स ग्रोथ. ठीक है. देन न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा पाथवे एक्टिवेटेड, तो ये भी इसको भी एक्टिवेट करता है, विच ब्लॉक्स एपोप्टोसिस एंड अलाउज डिवाइडिंग सेल्स टू इनकर जीनोमिक स्ट्रेस. ठीक है. एंड एक्यूमुलेट म्यूटेशन. ठीक है. यानी कि जीनोमिक स्ट्रेस और म्यूटेशन को एक्यूमुलेट करने के लिए क्या होगा, मतलब अगर जीनोमिक स्ट्रेस होगा तो एपोप्टोसिस हो जाएगा, लेकिन न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा पाथवे को एक्टिवेट कर देता है जिससे एपोप्टोसिस ब्लॉक हो जाती है और उससे म्यूटेशंस एक्यूमुलेट होकर के धीरे धीरे हॉर्नॉक्स का एक्विजिशन हो पाता है, कैंसर डेवलपमेंट हो जाता है. देन HBV जीन से HBX जीन, हमारा HBV का एक HBX जीन होता है विच एक्टिवेट्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एंड सिग्नलिंग ट्रांसडक्शन पाथवे. ठीक है. देन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. ठीक है. तो इसमें फर्स्ट बैक्टीरियम टू कॉज ट्यूमर, यानी कि ये पहला बैक्टीरिया, पहला वायरस कौन सा था, वो था हमारा ये कौन सा था हमारा फर्स्ट वायरस जो करा रहा था, वो था एप्स्टीन बार वायरस. ठीक है. कौन सा करा रहा था, वो बर्किट्स लिम्फोमा करा रहा था. अभी हमारा फर्स्ट बैक्टीरिया कौन सा है, तो वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. ठीक है. तो ये क्या कराएगा, ये कराएगा हमारा गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा और गैस्ट्रिक लिम्फोमा. डेवलपमेंट ऑफ गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. तो इसमें क्या होता है, एपिथेलियल सेल का प्रोलिफरेशन हो रहा है ड्यू टू क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन. पैथोजेनेसिटी आइलैंड होता है इसमें फॉर्म, साइटोटॉक्सिन मीडिएटेड ए जीन से होता है. एच पाइलोरी नॉन इन्वेजिव होता है, लेकिन इसमें कैग ए एक प्रोटीन होता है विच पेनिट्रेट्स इनटू गैस्ट्रिक एपिथेलियम एंड इनिशिएट सिग्नलिंग कैस्केड दैट मिमिक्स अपरेगुलेटेड ग्रोथ फैक्टर स्टिमुलेशन. यानी कि क्या है, ये इन्वेजिव तो नहीं है, यानी कि सेल के अंदर तो नहीं जाएगा, लेकिन इसका एक प्रोटीन है कैग ए, ये क्या करेगा, ये अंदर ये पेनिट्रेट करके गैस्ट्रिक एपिथेलियम के अंदर जाएगा और एक सिग्नलिंग इनिशिएट कराएगा जो कि मिमिक करेगी, जो कि ऐसा प्रेजेंट करेगी सेल को कि ग्रोथ फैक्टर का स्टिमुलेशन है, ग्रोथ फैक्टर से स्टिमुलेशन हो रहा है, तो उसका प्रोलिफरेशन बढ़ेगा, जिससे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस होता है. क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस यानी गैस्ट्रिक एपिथेलियम का इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस विच लीड्स टू गैस्ट्रिक एट्रोफी, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया एंड मेटाप्लेजिया ऑफ लाइनिंग सेल्स, यानी कि उसमें मेटाप्लेजिया होगा और डिस्प्लेजिया, फिर कैंसर डेवलपमेंट. ओनली 3% ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स में कैंसर डेवलपमेंट होता है. सब में एच पाइलोरी जिनसे मतलब जिन पेशेंट में एच पाइलोरी से इन्फेक्शन है वो सब में डेवलपमेंट होता है. सिर्फ 3% ही इंडिविजुअल जो हैं उसमें हमने देखा है कि कैंसर डेवलपमेंट हो रहा है. देन गैस्ट्रिक लिम्फोमा ऑफ बी सेल ओरिजिन, ये भी कराता है ये. ठीक है. तो एच पाइलोरी रिएक्टिव टी सेल स्टिमुलेट पॉलीक्लोनल बी सेल प्रोलिफरेशन. देखो एच पाइलोरी रिएक्टिव टी सेल यानी क्या है, एच पाइलोरी रिएक्टिव टी सेल, इसका मतलब क्या है कि जो टी सेल जिनने एच पाइलोरी को रिकॉग्नाइज किया वो क्या करेंगे, पॉलीक्लोनल बी सेल का प्रोलिफरेशन करेंगे. जैसे हमने देखा था पॉलीक्लोनल प्रोलिफरेशन में कोई अननोन म्यूटेशन आ सकती है ना, जिसके कारण मोनोक्लोनल जो है प्रोलिफरेशन चालू हो जाए, या ऐसा कोई म्यूटेशन जो कि हमारा ट्यूमर डेवलपमेंट को प्रमोट करने लगे. इन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन अननोन म्यूटेशन विच give individual cell growth advantage मिल जाएगा, which cell growth in meltoma which leads to activation of nuclear factor kappa beta. Additional mutation constitutively active nuclear factor kappa beta which leads to malignancy. ठीक है. तो अगर जैसे मान लो ये क्या करा रहा है, टी सेल जो है वो पॉलीक्लोनल प्रोलिफरेशन करा रहे हैं बी सेल का. यहाँ पर अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चालू हो चुकी है. ठीक है. क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चालू हो गई है, सेल का ग्रोथ एडवांटेज मिल गया है, सेल ग्रो हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें ऐसी कोई परमानेंट म्यूटेशन नहीं है. जैसे मान लो न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा मान लो अभी एक्टिवेट हुआ नहीं है, तो अभी इसमें कोई परमानेंट म्यूटेशन नहीं आई है. तो अगर हम जो इसका एंटीजेनिक स्टिमुलस यानी कि एच पाइलोरी अगर उसको हम एलिमिनेट कर दें तो यहाँ पर हम कैंसर डेवलपमेंट को रोक सकते हैं. ठीक है. लेकिन एक बार अगर न्यूक्लियर फैक्टर कापा बीटा या ऐसे कोई म्यूटेशन परमानेंट म्यूटेशन आ गई जो कि कैंसर डेवलपमेंट कराएगी, तो फिर
कैंसर डेवलपमेंट होगा ही, चाहे हम एंटीजेनिक स्टिमुलस को हटा भी क्यों ना दें। ठीक है, तो ये हमारे सारे कार्सिनोजेनिक एजेंट्स थे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूप्लेजिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।